अरविंद केजरीवाल जो आरोप अब तक दूसरों पर लगाते रहे, पता चला कि वो सारा खेल खुद ही कर रहे हैं। यही वजह है कि केजरीवाल को एक साथ दो बड़े झटके लग गए। पहला झटका तब लगा जब एआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी और अमित शाह का फर्जी वीडियो जारी किया, और दूसरा झटका तो आतिशी मारलेना को जेल तक ले जाने वाला है, क्योंकि अपने पद का गलत इस्तेमाल कर आतिशी मारलेना सरकारी गाड़ियों से अपने प्रचार के लिए सामान भेजती रंगे हाथों पकड़ी गई। पुलिस ने दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है। आतिशी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज की। आतिशी के चक्कर में एक सरकारी अधिकारी भी पुलिस की चपेट में आ गया। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी पुलिस थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा अपने चुनावी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया गया। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को 7 जनवरी को शिकायत मिली थी, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जांच की और उनके आदेश पर ही 10 जनवरी को ये एफआईआर दर्ज की गई। आतिशी पर आरोप है कि सरकारी गाड़ी से उन्होंने कालकाजी स्थित अपने चुनावी कार्यालय में प्रचार सामग्री पहुंचाई थी। नियम के अनुसार चुनाव आचार संहिता लगने के बाद सत्ता में बैठी पार्टी सरकारी वाहनों का प्रयोग चुनाव प्रचार अभियान के दौरान नहीं कर सकती। हालांकि सरकारी कामकाज के दौरान इन वाहनों के प्रयोग पर कोई रोक टोक नहीं। इस मामले में अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 223A के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। सीएम आतिशी पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि इनके नेता खुलेआम पैसा बांटते हैं, साड़ी, कंबल, सोने की चेन बांटते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री जी के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है और इस सड़े गले सिस्टम को जनता के साथ मिलकर बदलना है, मिलकर साफ करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसी सड़े गले सिस्टम का हिस्सा हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने सुशासन और गरीबों को फ्री बिजली देने के लिए पूरे शहर में सीसीटीवी लगवाना आदि को मुद्दा बना रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। साथ ही पार्टी हर महीने दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को भी सैलरी देने का वादा कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर को शीश महल बताकर उसमें फिजूल खर्ची का आरोप लगा रही है। शराब घोटाला से लेकर दिल्ली में प्रदूषण भी बीजेपी के दिल्ली चुनाव के प्रमुख मुद्दे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनावों में बुरी तरह से घिरे अरविंद केजरीवाल के झूठे आरोपों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। चादर और चश्मे से लेकर वे प्रति वोटर 10,000 कैश, सोने की चेन तक जा पहुंचे हैं। लेकिन जब केजरीवाल की शिकायतों की जांच चुनाव आयोग ने करवाई तो पता चला कि ये सब केजरीवाल की तरफ से फैलाया जा रहा झूठ है। केजरीवाल ने बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी, जिसकी जांच की गई। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक जो जांच हुई उसमें किसी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि दिन के उजाले में चादरें, जूते, चश्मे, जैकेट जैसी वस्तुओं के वितरण से संबंधित आरोपों में सच्चाई नहीं पाई गई। इन दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य, तथ्य या गवाह की गवाही पेश नहीं की गई। आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस और चुनाव मशीनरी की फ्लाइंग स्क्वाड टीम सक्रिय रूप से 24 घंटे निगरानी कर रही है। इसके साथ ही जमीन पर सभी शिकायतों का वेरिफिकेशन कर रही है। इसके अलावा जहां भी उल्लंघन का पता चलता पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की जाती है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के ऊपर पैसे, बेडशीट्स, चश्मा, चादरें बांटने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दी थी। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर एक बार फिर से प्रवेश वर्मा के खिलाफ ये शिकायत दी थी। शिकायत के बारे में खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के बाद जानकारी मीडिया के साथ शेयर की थी। केजरीवाल के सारे आरोप झूठे निकले तो अब वे कहने लगे कि बीजेपी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के पहले खुलेआम पैसे बांट रही है, सोने की चेन तक बांट रही है। इससे लोगों में काफी असंतोष है। उन्होंने कहा कि गाली गलौज पार्टी वालों के पास पैसा बहुत हो गया है। अब इन्होंने अपने नेताओं को सोने की चेन बांटने को भेजी है, लेकिन इनके नेता बांट नहीं रहे। जो इनके दफ्तर में जाकर इनसे लड़ता है उसको चुप करने के लिए उसे दे देते हैं। आपको भी चेन चाहिए तो आप भी इनके दफ्तर जाकर ले आइए। केजरीवाल ने कहा कि इनकी पार्टी ने 10-10 हज़ार रुपए भेजे हैं, लेकिन इनके नेताओं को लग रहा है कि जीत तो रहे ही हैं, पैसे तो कमा ही लो। इनके नेताओं ने 9-9 हज़ार रुपए रख लिए और 1-1 हज़ार रुपए बांट दिए, वो भी सभी को नहीं दिए। जैसे जैसे लोगों को ये पता चल रहा है, इससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इनके नेता जनता के नाम पर आए पैसे को खा रहे हैं। जहां इतने नेता जा रहे हैं, जनता कह रही है कि पैसे रख। इनके लोगों ने कहीं कंबल बांटे और कहीं नहीं।
इससे भी लोग नाराज हैं। लोग पूछ रहे हैं कि हमारा कंबल, साड़ी, जूता, जैकेट कहाँ है। इन्होंने सोने की चेन तक बांटी, 1-2 कॉलोनी में बांटे। गाली गलौज, पार्टी वालों के पास बहुत पैसा हो गया है। अब इन्होंने अपने नेताओं को सोने की चेन बांटने को भेजी है, लेकिन इनके नेता बांट नहीं रहे। जो इनके दफ्तर जाकर इनसे लड़ता है उसे चुप करने के लिए दे देते हैं। आपको भी चेन चाहिए तो इनके दफ्तर जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनावों की आहट मिलते ही दिल्ली के स्कूल्स में सिलसिलेवार धमकी भरे मेल और कॉल्स आने लगे थे। स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हंगामा मचता था तो दौड़े दौड़े अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंच जाते थे। इस दौरान एक साथ करीब 20 स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज और खुद केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे और केंद्र सरकार पर कई किस्म के आरोप लगाए थे। उनका मतलब और इरादा दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करना था, क्योंकि वे इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहते थे। लेकिन महीनों की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने अब जो खुलासा किया उससे आम आदमी पार्टी का बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। पुलिस ने साफ किया कि जिस स्टूडेंट ने 20 से ज्यादा स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी दी उसका कनेक्शन एक एनजीओ से है। उसका कनेक्शन अफजल गुरु से भी निकला। आम आदमी पार्टी में अफजल गुरु से किसका नाता रहा है ये बताने की जरूरत नहीं कि नेता के परिवार ने अफजल गुरु को बचाने के लिए बाकायदा मुहिम चलाई थी और ये सब जानते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के इस खुलासे से सियासी बवाल बढ़ सकता है। लेकिन ये तो साफ है कि धमकी भरे मेल सिर्फ इसे चुनावी मुद्दा बताने के लिए किए गए थे। पुलिस ने कहा कि इस स्टूडेंट ने 400 से ज्यादा स्कूल्स को ईमेल भेजे थे। सीपी मधुप तिवारी ने कहा कि इस लड़के का परिवार एक एनजीओ के साथ काम करता है और उसका एनजीओ का एक खास राजनीतिक दल से संबंध है। इस संगठन ने अफजल गुरु को बचाने के लिए काफी कोशिशें की थी। पुलिस को लगता है कि इस करतूत के पीछे सिर्फ बच्चा नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसका सीधा संबंध एक राजनीतिक दल से है। सीपी मधुप तिवारी ने कहा कि साउथ जिले की साइबर टीम ने काफी कोशिशों के बाद केस की तह तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली है। 12 फरवरी से बहुत सारी मेल आती थी कि स्कूल में बम रखा है और इसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है, पढ़ाई रोक दी जाती है, बच्चों को आनन फानन में घर भेज दिया जाता है। पूरी जांच होती है और कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम जब उस मेल की जांच कर रही थी तो कई अजीब बातें मिली, जिसमें पुलिस ने कहा कि एडवांस तरीके से मेल भेजी जाती थी। हमने ईमेल प्रोवाइडर से डेटा लिया लेकिन लीड नहीं मिली। 2025 में फिर ईमेल आई, एक विंडो का पता चला जो एक बच्चे का था। उसके लैपटॉप और फ़ोन की फॉरेंसिक जांच की गई तो पता चला कि 400 से ज़्यादा स्कूल्स की ईमेल भेजी गई हैं। फिर हम बच्चे के पीछे लग गए, उसके परिवार के बारे में पता लगाया। इसके पेरेंट्स जहां काम करते हैं वहां के एनजीओ को तलाशा। ये एनजीओ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता था जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करता था और अफजल गुरु का समर्थन करता था। इसकी एक डिजिटल एविडेंस की जांच कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि धमकी भरा ईमेल भेजने में जो ब्राउज़र इस्तेमाल किए जाते हैं उनका कंटेंट भी मिलता जुलता है। ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। आखिर में इसका सूत्रधार कौन है? हम एनजीओ का डेटा खंगाल रहे हैं। हमें इस बच्चे की पूरी जानकारी पता करनी है। इसके लिए हम पूरा प्रोफाइल खंगाल रहे हैं। एग्जाम टालना या टेस्ट टालना वजह नहीं हो सकती, इसकी कुछ और वजह लगती है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि जांच शुरुआती स्टेज में है, जैसे जैसे आगे जांच कई खुलासे होंगे। हम डार्क वेब, ब्राउजर और कई रूट्स देख रहे हैं। स्कूल्स में लगातार 12 फरवरी 2024 से मेल्स आ रही हैं। मेल के चलते कई बार एग्जाम्स को, टेस्ट्स को कैंसिल करना पड़ा था। तब ऐसा लगता था कि कहीं इसके पीछे कोई आतंकी ग्रुप तो नहीं। लेकिन 8 जनवरी 2025 को जो लास्ट ईमेल आई उसी के आधार पर हम बच्चे की पहचान कर पाए। बच्चे के लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि बच्चे ने 400 से ज़्यादा ईमेल्स भेजी थी। हमें शक हो रहा है कि एक बच्चा ये कैसे कर सकता है, इसलिए हमने आगे की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में जब भी चुनाव करीब आते हैं तब कभी दंगे हो जाते हैं तो कभी शाहीन बाग, कभी दंगे का माहौल बन जाता है तो कभी लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। सवाल ये कि आखिर ये सब अनायास होता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। अब दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया उससे तो यही लगता है कि दिल्ली में डर पैदा करने का खेल एक बड़ी साजिश का नतीजा है। लोकसभा चुनावों से पहले स्कूल्स में एक बच्चे को टूल बनाकर एडवांस तरीके से कॉल्स करवाने और ईमेल भेजने का मामला
जिससे बड़ा सियासी उबाल खड़ा हो गया है। एक नाबालिग स्कूली बच्चा जिसका पिता एनजीओ में काम करता है, वो एनजीओ अफजल गुरु का समर्थक है और बड़ी बात यह कि उस एनजीओ का कनेक्शन एक सियासी पार्टी से। अब बीजेपी का कहना यह है कि वो पार्टी कोई दूसरी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी। हालांकि पुलिस ने फिलहाल ना तो उस एनजीओ का खुलासा किया है और ना ही उस पार्टी का, लेकिन जिस तरीके से शक की सुई केजरीवाल की तरफ इशारा कर रही है उससे आने वाले दिनों में उनके और आतिशी मरलेना के लिए काफी मुश्किलों भरे दिन होने वाले हैं। इसको लेकर अब बीजेपी दिल्ली के सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो चुकी है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि ये संयोग नहीं है, जब जब दिल्ली में चुनाव होता है उस समय दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली के लोगों को डराने की कोशिश करना, ये सारी योजनाएं बनने लगती हैं। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहीन बाग के दंगे भूले नहीं। नाबालिग के नाम की आड़ में एक एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और इसका संबंध अफजल गुरु से मिलता दिख रहा है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसके घेरे में है। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाने का काम अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं। अभी बांग्लादेशी एजेंट के पास से जो कागज पकड़े गए हैं उन पर विधायक महेंद्र गोयल और जय भगवान उपकार के हस्ताक्षर हैं। नकली आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। बड़ा आरोप लगाते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर व्यक्ति जो देश का दुश्मन है वो कहीं न कहीं आपका साथी होता है। विदेशी फंडिंग और देश के दुश्मन एजेंसी से पैसा लिया जाता है। वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि बम की धमकी मामले में जिस दिशा में जांच चल रही है, एनजीओ का संबंध आतिशी अरविंद केजरीवाल और आपसे निकलेगा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीरेंद्र सचदेवा के साथ जुड़े। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के तमाम स्कूल्स में बॉम्ब धमाकों की कॉल्स आई हैं। इसकी जांच हुई तो पता चला कि एक अंडर एज बच्चा ही स्कूलों को मेल करता था। बाद में जब और गहराई से जांच की गई तो पता चला कि उसके परिवार के सदस्य एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो अफजल गुरु की फांसी को लेकर कई महत्वपूर्ण मामलों में विरोध करता रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल खड़ा किया कि एनजीओ के ये लोग कौन थे और आम आदमी पार्टी से इसका क्या संबंध है। उन्होंने आगे कहा कि हम ये सब हवा में नहीं कह रहे। आज सीएम आतिशी के परिजनों ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। ऐसे में संबंध सीधा जुड़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे प्रवेश वर्मा कई बार ये कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होगी और कांग्रेस के संदीप दीक्षित ये कहते रहे कि उनका मुकाबला बीजेपी से है। इस बीच अरविंद केजरीवाल कहीं हैं ही नहीं। अब लगता है कि प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित की बातें सही साबित होने जा रही हैं। विधानसभा चुनावों के लिए अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा दांव महिला सम्मान योजना है, जिसके लिए केजरीवाल से रजिस्ट्रेशन करवाया, सबको पीला कार्ड थमाया, लेकिन लगता है कि केजरीवाल का ये दांव फुस हो गया। इसका नजारा कहीं दूसरी जगह नहीं बल्कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ही देखने को मिला, जहां केजरीवाल पहली बार चुनाव प्रचार करने गए। कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चल रहे केजरीवाल के पास खड़ी एक महिला से पूछ भर लिया, कैसे हो? बस फिर क्या था, महिला केजरीवाल पर बुरी तरह से भड़क गई, कह डाला, 10 साल में हमारे लिए आपने किया क्या? आपने 10 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा में जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान वो एक घर के सामने पहुंचे जहां एक महिला ने उनसे पूछ लिया कि आपने 10 साल में हमारे लिए क्या किया। केजरीवाल ने महिला से पूछा, आप कैसे हो? महिला ने कहा कि आप इतना सब करते हो लेकिन हमारे लिए क्या किया? महिला का सवाल सुनते ही अरविंद केजरीवाल असहज हो गए और जानबूझकर कार्यकर्ताओं से पूछने लगी, ये क्या कह रही हैं, इन्हें बताओ। लेकिन अंदर से भरी हुई महिला रुकी नहीं, उसने केजरीवाल पर ताबड़तोड़ सवाल दागे। बस फिर क्या था, केजरीवाल कार्यकर्ताओं के साथ वहां से खिसक गए। अब कांग्रेस ने केजरीवाल से सवाल पूछने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को निशाने पर लिया। दिल्ली कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा में आज जब प्रचार करने पहुंचे तो जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया और कहा कि 10 साल से आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सब कांग्रेस का करा हुआ है। इसके अलावा नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने वीडियो शेयर किया। उन्होंने एक्स पर कहा कि महिला केजरीवाल से पूछ रही है कि आपने हमारे लिए क्या किया, सब तो कांग्रेस के हाथ का किया हुआ है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि 2 बार के मुख्यमंत्री को अपना चेहरा छिपाकर जनता के बीच भागना पड़ रहा है। इस घटना से तो ये साफ है, नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल की राह आसान नहीं। प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित ने ऐसी फील्डिंग सजाई कि केजरीवाल का वहां से बचकर निकल पाना आसान नहीं होगा। जब केजरीवाल की मुफ्त वाली योजनाएं नई दिल्ली सीट पर बेअसर रही तो फिर बाकी की 69 सीटों पर उनका क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अमित शाह ने अपने शिरडी के दौरे के दौरान ये साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ किसी तरह की नरमी बरतने का बीजेपी का कोई इरादा नहीं। अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के खिलाफ सक्रिय हो गए और अब तैयार उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे की विरासत से अलग करने की है और इसके लिए शिंदे गुट ने बाला साहेब ठाकरे स्मारक के अध्यक्ष के पद से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हटाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
शिंदे गुट अब ये प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास भेजने वाले हैं और 2022 नवंबर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीब विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड ने स्मारक को राज्य सरकार के कब्जे में लेने की मांग की। तब बड़ा विवाद हुआ था। अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने मुंबई के रंगशारदा हॉल में एक अहम बैठक की। इस बैठक में आगामी नगर निगम चुनाव की पृष्ठभूमि में कुछ अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। शिवसेना की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के स्मारक के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाना चाहिए। इसके बाद इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। शिवसेना का ये फैसला उद्धव ठाकरे के लिए चौंकाने वाला है। बाला साहेब ठाकरे के स्मारक का काम कितना पूरा हुआ ये देखने के लिए हाल ही में उद्धव ठाकरे ने वहां का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने एक्शन लिया। वरिष्ठ शिवसेना नेता रामदास कदम ने इस बारे में बताया, बाला साहेब ठाकरे के स्मारक का पहला चरण पूरा हो चुका है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की विचारधारा को धूमिल करने का काम किया। हमने 45 साल तक मातोश्री को करीब से देखा। शिवसेना प्रमुख के विचार को खारिज करने वाले उद्धव ठाकरे हताशा में कांग्रेस के साथ चले गए। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के स्मारक और भाषण की अध्यक्षता करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं। रामदास कदम ने कहा कि हमने आज एक बैठक में प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को तुरंत उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए। रामदास कदम ने कहा कि जल्द ही हम मुख्यमंत्री को प्रस्ताव की रिपोर्ट देंगे। हमारी मांग है कि उन्हें तुरंत अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जनता के सामने कुछ चुग्गा डालो, हर नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ो, मुकदमेबाजी करो, झूठी खबरें फैलाओ और इसकी आड़ में जमकर घोटाले करो। अरविंद केजरीवाल की सियासत का बस यही फंडा है और इसी के दम पर उन्होंने दिल्ली में 10 साल तक शासन भी कर लिया और वे ये मानकर बैठे कि उनका ये फॉर्मूला सबसे कारगर और हिट है। इसी वजह से उन्हें लगा कि दूसरे दलों को भी अपना ये फॉर्मूला समझाकर उन्हें अपना मुरीद बना सकते हैं। यही वजह है कि जब उमर अब्दुल्ला चुनाव जीतकर जम्मू कश्मीर की सत्ता में लौटे तो अरविंद केजरीवाल ने उनके शपथ लेते ही ये कह दिया था कि यदि उन्हें हाफ स्टेट को चलाने में दिक्कत हो तो मुझसे सलाह ले सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को हाफ स्टेट कहा जाता है जिसमें सारी पावर एलजी के हाथ में होती है। हमने 10 साल तक सरकार चलाई। मैं उमर से कहूँगा कि यदि उन्हें भी हाफ स्टेट चलाने में, जम्मू कश्मीर चलाने में परेशानी आए तो मुझसे सलाह ले सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की बिन मांगी गई सलाह पर उमर अब्दुल्ला ने तब कुछ कहा नहीं। 3 महीने बाद अपने तरीके से उन्होंने केजरीवाल को करारा जवाब दे दिया और बिना कुछ कहे समझा दिया कि हाफ स्टेट कैसे चलाया जाता है। 13 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जब सोनमर्ग के जेड मोड टनल में उद्घाटन के लिए पहुंचे तो उमर अब्दुल्ला और उनके बीच की केमिस्ट्री अलग ही थी। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव कराने के अपने वादे को पूरा किया और बिना किसी धांधली के इलेक्शन हुए। इसका नतीजा है कि मैं यहां मुख्यमंत्री के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे की भी मांग को पूरी विनम्रता से रखा और कहा कि आपने हर वादे को पूरा किया, अब ये वादा भी बचा है। साफ था कि उमर अब्दुल्ला ने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से रिश्ते सही रखने का फैसला किया। वहीं जब पीएम मोदी की बारी आई तो उन्होंने भी उमर अब्दुल्ला की तारीफ की। उन्होंने निजी बातचीत का भी जिक्र किया और कहा कि उमर अब्दुल्ला ने तो मैराथन में भी हिस्सा लिया और जब दिल्ली आए तो इस पर मेरी बात हुई। इसके अलावा उन्होंने सोनमर्ग की तस्वीरें शेयर करने को लेकर भी उमर अब्दुल्ला का जिक्र किया। साफ था कि दोनों हम साथ साथ हैं का संदेश देना चाहते हैं, लेकिन इसमें खास तौर पर उमर अब्दुल्ला की तारीफ बनती है जिनकी पार्टी को कश्मीर से ही जोड़कर देखा जाता है। फिर भी उन्होंने जम्मू तक विस्तार का फैसला किया और वहीं के नेता सुरिंदर सिंह को डिप्टी बनाया। इसके अलावा केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते रखे और इस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर से एक तरह केजरीवाल को ही संदेश दे दिया कैसे केंद्र से अच्छे रिश्ते रखते हुए भी प्रोजेक्ट्स पूरे कराए जा सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने कार्यकाल में अब तक का सब्र भी दिखाया। जैसे उन्होंने शेख अब्दुल्ला की जयंती पर छुट्टी का प्रस्ताव भेजा था जिसे एलजी मनोज सिन्हा ने रोक दिया था। इसके बाद भी उमर अब्दुल्ला ने कोई विरोध नहीं जताया बल्कि उस पर भी सब्र ही किया। इस तरह उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से रिश्ते सुधारने की पहल की। नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपने अंदाज में पॉजिटिव रुख दिखाया। उमर अब्दुल्ला ने तो पीएम मोदी की तारीफ में यहां तक कह दिया कि आपने दिल और दिल्ली की दूरी कम कर दी। आपने ऐसा करके वादा निभाया और इसी का परिणाम है कि आप 15 दिन के अंदर दूसरी बार जम्मू कश्मीर आए हैं।